डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण का पहला अध्याय पर्यावरण का वीडियो लेसन, जिसको देखने से आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आप वीडियो देखने के साथ साथ आप पढ़ते भी जाएंगे, जिससे आपको इस पाठ का पूरा नॉलेज मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारा ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बगल में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। आइए शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। जब रवि ने पूछा कि पर्यावरण क्या है, तो शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि कुछ अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप भी घर पर बैठे हुए अभ्यास कर सकते हैं। अपने आसपास के जितने सामान हैं, वस्तुएं हैं, उन्हें 2 भागों में बांटिए। प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। हमारी ज़रूरतों के कारण पर्यावरण बदल रहा है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। क्या दिन प्रतिदिन बढ़ती है? हमारी ज़रूरतें। पर्यावरण के घटक, इस चित्र को ध्यान से देखें। पर्यावरण के यहाँ पर 3 घटक दिए हुए हैं, जिसमें से प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में देखिए, वायुमंडल है, जल है, जलमंडल, स्थल मंडल, सजीव मंडल, ये सब जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है। और पर्यावरण का दूसरा घटक है मानव निर्मित। तो मानव निर्मित देखिए क्या है, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सब जो है मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। और तीसरा दिया है मानव। मानव भी अपने आप में एक पर्यावरण का घटक है। मानव का पर्यावरण जो है वो राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिति, समुदाय, धर्म, शिक्षा, परिवार, ये सब मानवीय पर्यावरण है, मानव के पर्यावरण है। अब ऊपर हम पढ़े थे कि हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती है, इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से यानी बातचीत से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यानी पर्यावरण जो है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जितनी क्रियाएं हैं वो सब मिलाकर के पर्यावरण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। यहाँ पर देखिए जीवीय एवं अजीवीय। जीवीय का मतलब होता है सजीव प्राणी जिसमें जीवन होता है, जैसे पादप माने पौधे और जंतु, इसमें जीवन पाया जाता है। और अजीवीय माने निर्जीव पदार्थ जिसमें जीवन नहीं होता है, जैसे मिट्टी हो गया, स्थल हो गया, बालू हो गया, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो ये जीवीय एवं अजीवीय घटक है, ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है। जबकि मानवीय पर्यावरण में
मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। मानवीय पर्यावरण में क्या क्या है, आपस में जो हम एक्टिविटी करते हैं और भी कुछ एक्टिविटी करते हैं और कुछ मानव के द्वारा जो बनाई जाती है चीज़ें, जैसे सड़क हो गया, पुल हो गया, रेलवे हो गया, तो ये सब प्राकृतिक पर्यावरण में मानवीय पर्यावरण में शामिल है। अब आप देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये सब प्रकृति के द्वारा अपने आप बना हुआ है, इसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। इसलिए ये सब चीज़ें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु प्राकृतिक पर्यावरण है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे, कक्षा 6 में आपने पढ़ा था पृथ्वी के परिमंडल वाले पाठ में। आइए हम अब इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो पृथ्वी का ऊपरी परत है, जिस पर हम लोग घर बनाते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, इसको जो है स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। चट्टान जो पत्थर के होते हैं वो चट्टान होते हैं, एवं खनिजों से बना है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। जो स्थल मंडल है, कहीं पर पहाड़ होता है, कहीं पर पठार होता है, कहीं मैदान है, कहीं पर घाटी है, तो ये सब जो है स्थल मंडल ही कहलाता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ये जो हम स्थलकृति महाद्वीपों पर तो ही है, यानी जो स्थल वाला भाग है उस पर तो है ही है, इसके अलावा जो महासागर है उसका जो तल है वो भी जो है स्थल मंडल स्थलाकृति ही पाई जाती है, वहाँ भी स्थलाकृति है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये प्रश्न आता है कि स्थल मंडल क्या है, तो इसका उत्तर ये लिखेंगे ना। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। हमें स्थल मंडल से यानी स्थल से, धरती से खनिज भी प्राप्त होते हैं। जल क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। जो झील है, नदी है, समुद्र है, महासागर, ये सब मिलकर के जल मंडल कहलाता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। इसके बिना कोई व्यक्ति, कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जो हमारे आसपास हमारी ये धरती है, इसके आसपास जो है एक वायु की परत है, उसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसीलिए पृथ्वी जो है वायुमंडल को भी अपनी तरफ खींचे रखती है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल। वायुमंडल सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायु में जैसा कि आपने पढ़ा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें रहती है। धूल कण भी उड़ते रहते हैं, वो भी रहते हैं। और जल जो वाष्पित हो जाता है वो भी वायुमंडल में उपस्थित रहता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैव मंडल माने ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो पौधे, पादप मीन्स पौधे और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी जैव मंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र क्या है? यहाँ पर देखिए बॉक्स में दिया है पारितंत्र। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जिसमें वे निवास करते हैं वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। परितंत्र जो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे
जंगल है तो जंगल में पेड़ पौधे हैं, हिरण है, मांस खाने वाले जीव है, शेर है, तो वो सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये सब मिलकर के एक परितंत्र का निर्माण होता है। आगे और इसको समझते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, देखिए ये दो जगह के पर्यावरण का वर्णन है। जहाँ केरल में हमेशा बारिश होती रहती है, वहीं राजस्थान के जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है। इसलिए यहाँ पर राजस्थान में हरे भरे, जैसलमेर में हरे भरे खेत नज़र नहीं आते, बल्कि कंटीले पौधे और रेत नज़र आता है, रेत में बालू, और वहाँ ऊँट भी मिलता है। रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलता ही है, इसके साथ साथ सांप, छिपकली भी रेगिस्तान में मिलता है। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों है? जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग वनस्पति और लोगों का रहन सहन अलग अलग होता है, ऐसा क्यों है? इन सभी का एक दूसरे से क्या संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसा कि मैंने जंगल का उदाहरण देकर बताया कि हिरण है, वहाँ पर वो पेड़ पौधा खाता है, फिर हिरण को जो है बाघ खा लेता है, फिर बाघ जब मरता है तो वो फिर छोटे छोटे कीड़े उसको खा लेते हैं और फिर वो मिट्टी में मिल जाता है, फिर उससे पोषक तत्व प्राप्त होकर के फिर पेड़ पौधे उगते हैं, फिर उसको हिरण खाते हैं, फिर इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। इस तरह से ये सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो यही सब मिल करके परितंत्र का निर्माण होता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। तो ये परितंत्र का उदाहरण है, जैसे कि वन हो गया, घास स्थल हो गया, रेगिस्तान हो गया, पर्वत है, झील है, नदी, महासागर और छोटा सा तालाब, ताल माने तालाब, ये सब जो है परितंत्र के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर बॉक्स में देख लीजिए, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है वस्तु विनिमय पद्धति। ये वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? जब हम सामानों की, वस्तुओं की अदला बदली करते हैं एक दूसरे से, जैसे कोई सामान हम किसी दूसरे को देते हैं, उस सामान के बदले में कोई दूसरा सामान ही लेते हैं, तो वो वस्तु विनिमय पद्धति होती है। यहाँ पर पैसे से लेन देन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। अब ये पीछे पढ़े आप कि पर्यावरण क्यों बदल रहा है, तो मनुष्य की आवश्यकता, वो ज़रूरतों के बढ़ने के चलते बदल रहा है। तो मनुष्य क्या करता है कि जैसे जैसे उसकी आवश्यकता, ज़रूरत बढ़ती है, उस तरह से वो अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। जो शुरुआत पहले के मानव थे, मनुष्य थे, वो प्रकृति के अनुसार ही रहते थे, मिलकर रहते थे। वो प्रकृति का जरा भी नुकसान नहीं करते थे। उनका जीवन सरल था, सीधे साधे लोग थे एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। बस उन्हें भोजन की जरूरत थी, जो उन्हें जंगलों से प्राप्त हो जाता था, पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाता था, फल फूल मिल जाता था, बस उनकी यही आवश्यकता थी। लेकिन समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहले लोग क्या करते थे, घूम घूम के अपना किसी तरह से पेड़ के फल फूल पौधे जो है खा करके जीते थे, जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन बाद में लोगों ने फसल उगाना शुरू कर दिया, पशु पालने लगे और
अस्थायी रूप से एक जगह पर रहने लगे। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ ना, यदि हमारे पास कुछ है, जैसे हमारे पास मान लो गेहूं है और हमें चाहिए चावल, तो हम क्या करेंगे, गेहूं चावल, जिसके पास चावल है उसको गेहूं दे देंगे और उसके बदले में हम चावल ले लेंगे। तो इस तरह से जो लेन देन हुआ वो वस्तु विनिमय पद्धति हुआ। इसका विकास हुआ, व्यापार प्रारंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ, यानी व्यापार का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ होगा। फिर बाद के दिनों में क्या हुआ कि सभी जगह पर मशीनों से उत्पादन होने लगा, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। इसको औद्योगिक क्रांति कहा गया, जब मशीनों का प्रयोग किया गया। तो परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, यानी आने जाने का जो साधन है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन, परिवहन, गाड़ियाँ, उसका प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। सूचना क्रांति यानी हम अपनी सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजने, जैसे पहले चिट्ठी होती थी, टाइम लगता था, अब जो है मोबाइल हो गया। इससे जो है हम बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर सूचना भेज सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति के मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। देखिए, हमें प्रकृति के साथ समरसता से मिलकर रहना चाहिए, हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। मिजोरम हमारे देश का एक राज्य है जो पूरब में है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है। वहाँ पर पहाड़ भी है, पेड़ पौधे भी है बहुत ज़्यादा। उधर जो नॉर्थ ईस्ट के जो भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ पर अभी भी बहुत से सुंदर स्थान हैं और हरियाली बहुत है। वहाँ पर लोग अभी भी प्रकृति के साथ मिल करके रहते हैं। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, माने वहाँ के धरती का दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाए। इस तरह से आपका ये पाठ खत्म हो गया। और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।